बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। आप लोग पीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। ये वक्त जो है ये मेहनत का वक्त है आपका, बिल्कुल आपको सुस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीपीएससी में आना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना टाइम जो है सारा इसको दें, 24/7 दें। अगर नहीं दे सकते तो 5-6 घंटे रोज़ाना दें। ओके हो गया। तो हम आज अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर हो गया था, चौथा लेक्चर है हमारा एवरीडे साइंस का। अगर आप सुन रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम जो है कोई लेक्चर सुन के तैयारी कर लेंगे तो मुमकिन नहीं है। जो सिर्फ पास पेपर को पढ़ के ही करें, बिलाल करें, इम्तियाज़ है साहब की किताब को पढ़ के आप लोग पेपर क्वालिफाई कर लेंगे तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पे हैं। आपको दोनों सोर्सेज अपनाने चाहिए। सबसे पहले आपको जो है एक सब्जेक्ट को थारोली करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि सब्जेक्ट पे 10 दिन लग जाते हैं तो भाई आपके 10 नंबर 15 नंबर भी क्लियर हो रहे होते हैं, तो इसलिए आपको 10 से 15 दिन हर सब्जेक्ट को देने चाहिए मिनिमम कह रहा हूँ। उसके लेक्चर देने के बाद उसी सब्जेक्ट के पास पेपर से मुताला करें, ठीक है, एनालाइज करें चीज़ों को, कौन सा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, कौन सा रहता है, तो उन चीज़ों को फिर रिपीट करें और मैक्सिमम रिवीजन करें, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। तो आज हम चौथा लेक्चर करने जा रहे हैं एवरीडे साइंस का। और इससे पहले हमारे इसी चैनल पे पाकिस्तान अफेयर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पाकिस्तान ज्योग्राफी के लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप किसी भी इम्तिहान के लिए जो जनरल सब्जेक्ट जिसमें मांगे गए हैं 7 से 8, तो वो यहाँ से आप इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं, अपने लेक्चर्स ले सकते हैं। ओके हो गया। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम एवरीडे साइंस का जो लास्ट टॉपिक थोड़ा सा रहता था सोलर सिस्टम का, ठीक है, लेक्चर 4 के अंदर हमने पहले सोलर सिस्टम देखा। सोलर सिस्टम के अंदर पिछले 3 लेक्चर्स में हमने अपने सारे प्लैनेट्स को देखा, सन स्टार को देखा, उसके बाद हमने गैलेक्सीज को पिछले लेक्चर में देखा था। और आज जो हमने बात पहले की थी कि ये हमारा सन है और ये हमारे क्या है जी, एम है, और यहाँ पे हमने एक बेल्ट बनाया था, एस्टेरॉयड बेल्ट जिसको नाम दिया था। उसके बाद हमने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 हमने यहाँ पे बनाए थे जिसे हम गैसियस फॉर्म कहा था। और ये जो है हमारे रॉकी हैं, ठीक है, रॉकी चट्टानों वाले, ठीक है, हार्ड फॉर्म कह सकते हैं आप। ओके हो गया। ये हमारा कौन सा बेल्ट था? एस्टेरॉयड बेल्ट। और यहाँ पे हमारा जो था क्यूपर बेल्ट, और क्यूपर बेल्ट के बाद यहाँ पे हमारे प्लूटो, जो कि 24 अगस्त 2006 से प्लूटो नहीं रहे एज क्या कहते हैं प्लैनेट, ठीक है। तो हमने जहाँ तक देख लिया था, हम अब देखते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में क्वेश्चन बनते हैं और क्यूपर बेल्ट के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली एस्टेरॉयड क्या है, यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट हम इसे क्यों कहते हैं, इसके अंदर भी एक आधा जो है वो क्या कहते हैं नहीं है, इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे क्या है एस्टेरॉयड हैं, ठीक है। एस्टेरॉयड जो है इनको आप माइनर प्लैनेट्स कहेंगे, ठीक है, या प्लैनेटॉइड, ठीक है, प्लैनेटॉइड्स कहेंगे या माइनर प्लैनेट यानी छोटे सैयारे, ठीक है। एस्टेरॉयड को आप कहेंगे कि ये हमारे प्लैनेटॉइड्स हैं, प्लैनेटॉइड्स कहेंगे, या इन्हें आप माइनर प्लैनेट्स कहेंगे। इन्हें आप प्लैनेट्स नहीं कह सकते, हालांकि इनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये भी सूरज के गिर्द घूमते हैं, सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इनकी रोटेशन भी है, लेकिन इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नहीं है जो हमने देखी थी एक सैटेलाइट उसके अंदर होनी चाहिए, प्लैनेट के अंदर होनी चाहिए क्वालिटीज़। यानी ये घूमते तो हैं लेकिन ये हैवी मैस जो है इनका नहीं है जैसे एक प्लैनेट का होना चाहिए। इनमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो एक सैयारे के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने उन सारे के सारे क्वालिटीज़ को देखना है कि क्या क्वालिटीज़ इसमें होती हैं या नहीं। और ये मैंने बताया माइनर प्लैनेट्स हैं, यानी साइज में छोटे हैं, साइज में क्या है, छोटे हैं, ठीक है। उस प्लैनेट की क्या खसूसियत होती है, प्लैनेट जो है वो एक हैवी मैस का होता है, ठीक है। अगर हम इनमें देखें तो इनमें कुछ नाम भी हैं, ठीक है। आप एस्टेरॉयड के नाम अगर वो पूछता है कभी कभी तो उसका नाम वेस्टा एक आता है, वेस्टा। ये जो बड़े मेजर हैं उनमें वेस्टा है, उसके बाद लाइन है, LINE लाइन, उसके बाद सीरीज है, SERESE सीरीज, ठीक है। उसके बाद मेक है। आप आराम से दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, लिख ले, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यही करने वाले हैं, वेस्टा, लाइन, सीरीज, मेक, ठीक है। ये क्या है, ये वो एस्टेरॉयड है जिनका जो है नाम आता है, पूछा जाता है, ये मेजर
जो बड़े एस्टेरॉइड हैं, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हमने पहले देखा है इनको प्लैनेटॉइड्स कहते हैं, यानी छोटे सैयारे, माइनर प्लैनेट्स, ठीक है। इनकी खुसूसियत इनमें नहीं है कि इनकी हैवी, अगर वो पूछे कि इनको आप प्लैनेट क्यों नहीं कह सकते, तो प्लैनेट इसलिए नहीं कह सकते कि इनके अंदर वो खुसूसियात नहीं है, ठीक है, यानी ये हैवी मैस नहीं रखते, इसलिए हम इन्हें नहीं कहते प्लैनेट। ओके, उसके बाद वेस्टा, लाइन, सिरिस या मिल्कमेट, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे एस्टेरॉइड हैं, उनके कुछ नाम हैं जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी चीज जहाँ पे है क्यूपर बेल्ट। इस क्यूपर बेल्ट में भी कोई चीज ऐसी है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमेट्स की, COMETS। ये कॉमेट्स क्या है? बेसिकली कॉमेट्स दुमदार सितारों को कहते हैं। आप रात के ऊपर चमकती कोई चीज गिरती हुई आसमान से जमीन की तरफ देखते हैं और फिर बुझ जाती है। इसी तरह से ये भी, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये भी आप उसी से मैं मिसाल देकर समझाऊंगा कि आप आसमान के ऊपर एक दुमदार सितारा देखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। ओके, हो गया। ये दुमदार क्यों मैंने कहा? क्योंकि इसकी जो शक्ल होती है कुछ ऐसे ही होती है और ये आसमान पे नजर आते हैं और ये चमकते हुए इसी शेप में नजर आते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई गोला फेंकते हैं और गोले का जो हेड होता है और टेल होती है, तो इसकी भी क्या है, ये टेल है और ये क्या है, हेड है। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, खासियत है कि इनकी हेड होगी और इनकी टेल होगी, ठीक है। इन्हें कुछ नाम दिया जाता है कॉमेट्स को, इनको कहते हैं डर्टी स्नोबॉल्स, डर्टी स्नो बाल्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? डर्टी स्नो बाल्स कहते हैं। इनके अंदर, और ये जैसा कि मैंने कहा, इनके अंदर जो खासियत है घूमने की, इनके अंदर भी खासियत है, ये भी गर्दिश करते हैं, ये भी रोटेट करते हैं, ठीक है, सूरज के गिर्द रोटेट करते हैं। ओके, हो गया। जैसे ये हमारा सन है और ये गर्दिश कर रहे हैं, इसी तरह से ये भी गर्दिश करते हैं, रोटेट करते हैं, लेकिन हम इन्हें भी क्या कहते हैं, कॉमेट का नाम देते हैं। उसके बाद इसके अंदर नाम है हेली कॉमेट, HALLEY, हेली कॉमेट। अच्छा, ये कॉमेट जो है गर्दिश करते हैं और तकरीबन 75 से 76 साल के बाद दोबारा जहां एक बार देखे जाए वहीं पे देखे जाते हैं, यानी इनकी रोटेशन जो है वो 75 से 76 साल का एक चक्कर जो है मुकम्मल करते हैं। कितने अरसे में? 75 to 76 ईयर्स, ठीक है। कॉमेट्स कुछ भी नहीं है, हम थोड़ा सा, ये टॉपिक है, माइनर सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है, तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए और हम थोड़ा सा इस पे फोकस कर ले तो क्यों हमारा 1-2 नंबर जाया हो, इसलिए आपने गौर से सुनना है। कॉमेट्स को हम डर्टी स्नोबॉल कहते हैं। हेली कॉमेट की हम बात कर रहे हैं जिसमें 72 से 76 साल बाद ये क्या करते हैं, दोबारा एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। इनका जो पीरियड है, यानी ठीक है, जो पीरियड है, जैसे हमारा जमीन का पीरियड है आप 365-25 है, दिन का 88 दिन जो है हमने पढ़ा था मरकरी का, ठीक इसी तरह से इनका जो पीरियड है वो हमारा जमीनी 75 से 76 साल के बराबर इनका एक चक्कर मुकम्मल होता है। और इसको, ये वाहिद कॉमेट जो है हेली कॉमेट, इसको हम जमीन से नेक्ड आई देख सकते हैं, ठीक है, अपनी नंगी आंख से, खुद आम आंख से नेक्ड आई से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि हेली कॉमेट जो है इसको कितने साल बाद जमीन पे हम, और ये कुछ हफ्तों के लिए आपको आसमान पे चमकता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये दोबारा पहले एक बार दिखाई दे गया जब, तो तब ये था 1985 में, ठीक है, 1985 के अंदर ये पहले दिखाई दिया गया था, 1985-86 में। और अब जो है इसको दोबारा, ये लास्ट अपीयरेंस है इसकी, हेली कॉमेट की ये लास्ट अपीयरेंस है, ठीक है, कि इसको लास्ट टाइम देखा गया था 1985-86 में। और अब फिर इसको दोबारा पीपीएससी पूछता है कि नेक्स्ट कब अपीयर होगा, कब इसको हम जमीन से देख सकेंगे, तो 2061 में, 2061 में हम इसको दोबारा जमीन से देख सकेंगे। लास्ट टाइम इसकी जो अपीयरेंस थी 1985-86 के अंदर थी, और फिर इसको हम देखेंगे कब, 2061 के अंदर दोबारा हम नेक्ड आई से इसको देख सकेंगे। तो ये चमकता हुआ सितारा, दुमदार सितारा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमेट कहते हैं। ओके, हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है, इसी के रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमने देखना है क्योंकि कमीशन के हवाले से आपने कोई भी चीज जिस सब्जेक्ट की पढ़ रहे हो वो मिस नहीं करनी, हर चीज इंपॉर्टेंट है। जब आपको 0.25 मार्क्स की जरूरत होती है तो वहां पे ये इंपॉर्टेंस पता चलती है। ओके, तो हम और देख रहे हैं कॉन्स्टिलेशन,
हो सकता है ये टर्म्स, ये नाम आपने पहली बार सुने हों, लेकिन मैंने भी जब पहली बार सुने तो थोड़ा सा शॉक हुआ था। बट आप एक अच्छे जो है पीपीएससी की तैयारी करने वाले, आप जुगाड़ लगाने वाले नहीं हैं, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले हैं, तो आपको ये सारे की सारी चीज़ें, सारे टॉपिक जो है टच करने पड़ेंगे। ताकि आप जब अभी तक देखें, खुद आप कहते हैं मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, आप खुद से पूछें क्या आपने ये चीज़ें कभी पहले पढ़ी हैं, क्या ये सारी थॉरो चीज़ें आपने टच की हैं, नहीं की तो आप सेटिस्फाइड रहें कि आप सही तरीके से करने वाले हैं। आप अगर टारगेट करें कि मैंने इसी पेपर के अंदर जल्दी जल्दी हड़बड़ी मचा के मैं पास पेपर पढ़ लेता हूँ और डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर क्वालिफाई कर लूँगा या कोई टारगेटेड पेपर क्वालिफाई कर लूँगा, मैं सब्जेक्ट सारे क्लियर नहीं करता, तो आप इस चीज़ को जहन से निकाल लें कि आपका पेपर क्वालिफाई होगा। मैं आपको मायूस नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है कि मुकाबले के इम्तिहान में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार पढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है, रिवीजन करनी पड़ती है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन फिर भी आप अभी तक, मैं खुद सीख रहा हूँ, आप लोग मुझे, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं मैं सीखता हूँ, तो इसका मतलब है आप भी मेरे हम सम हैं, हम लमसम सारे के सारे बराबर हैं, तो आप भी सीखें अभी तक, ठीक है। आप जल्दबाजी करने की कोशिश मत करें। अच्छा, ये कॉन्स्टेलेशन को हम सितारों का वो कहते हैं, सितारों का पैटर्न हम कहते हैं, ठीक है, सितारों का पैटर्न, ये हमें डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। हम इंसानों ने अपनी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन के लिए इनको इनके नाम रखे हुए हैं, ठीक है, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। 1922 के अंदर इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी का ने क्या कहा था, इसने कहा था कि ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज किया उसको, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये इदारा है, इसने क्या किया, इसने रिकॉग्नाइज किया कि हमारे पास ये जो क्या कहते हैं कॉन्स्टेलेशन है, इन कॉन्स्टेलेशन की हमारे पास तादाद है 88, ठीक है, कि हमारे पास जो ये कॉन्स्टेलेशन है, ये सितारों का झुरमुट है, सितारों का ये जो पैटर्न है, इसकी हमारे पास तादाद है। और उसने कुछ नाम भी बताए थे कि इसके अंदर कुछ नाम है, इस तादाद में हम बड़े बड़े जो नाम है उनका जिक्र करेंगे। उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन जो है ये एक हमारे पास कॉन्स्टेलेशन है जिसे दी ग्रेट बियर कहते हैं, दी ग्रेट बियर, दी ग्रेट बियर, आप इसको लिख लें। और इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि इसी नाम के ऊपर, दी ग्रेट बियर के ऊपर कनाडा में एक लेक है। तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो वो पूछेगा कि फलां लेक जो है कनाडा में, उसका नाम किस कॉन्स्टेलेशन के ऊपर है, तो ऑप्शन जहाँ पे 3-4 कॉन्स्टेलेशन का दे देगा, जैसा कि ये उर्सा है, हमारे पास उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है। इसी तरह से दूसरा वो दे सकता है कैनिस मेजर, ठीक है, वो पूछ सकता है कि कैनिस मेजर जो है उसको दी ग्रेट बियर कहते हैं या उर्सा मेजर को दी ग्रेट बियर कहते हैं या हाइड्रा को दी ग्रेट बियर कहते हैं, ठीक है। हाइड्रा जो है इसके बारे में पूछते हैं, अलग क्वेश्चन बनता है, उर्सा मेजर के मुताबिक अलग बनता है मुतालिक। उर्सा मेजर के मुतालिक मैंने आपको बता दिया है, URSA के मुतालिक दी ग्रेट बियर लेक है कनाडा में, उस लेक के नाम पे उर्सा मेजर है, या इस उर्सा मेजर के नाम पे क्या है, वो लेक है दी ग्रेट बियर, ठीक है। इसी तरह से जो मैंने आपको लिखवाया है कि हमारे पास कैनिस मेजर और उसके बाद हाइड्रा है। हाइड्रा के बारे में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि प्लूटो का जो चांद है, ठीक है, सैटेलाइट है, प्लूटो सैटेलाइट, आई थिंक सो प्लूटो है, ठीक है। तो प्लूटो का जो चांद है, जो सैटेलाइट है, उसका नाम हाइड्रा है, और हाइड्रा के नाम पे कौन सी कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है, प्लूटो के चांद के नाम पे कौन सी कॉन्स्टेलेशन है, तो प्लूटो चांद या सैटेलाइट के नाम पे जो कॉन्स्टेलेशन है उसका नाम हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा। तो ये आपने याद रखने हैं, इनकी टोटल तादाद मैंने आपको बता दी है 88 है, और इसमें हमारे पास मैंने मेजर लिखवाया उर्सा, उसके बाद कैनिस, उसके बाद हाइड्रा, ये 3 जो है मेजर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लिख लें। अभी तक हमने क्या देखा, हमने एस्टेरॉइड देखा, कॉमेट्स देखा, और उसके बाद हमने कॉन्स्टेलेशन देखा, जिस तारों का पैटर्न है जो हम डायरेक्शन के इस्तेमाल करते हैं। 1922 के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया
किसने एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हमारे पास टोटल 88 हैं, ठीक है। उनमें उर्सा जो और एसए, उसके बाद हमारे पास कैनेस और उसके बाद हमारे पास हेड्रा, ठीक है। ये लिखवा दी मैंने आपको। अब फर्दर हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जो भी कहीं ना कहीं हमारा कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम का एंड है वहां पे, ठीक है। लेकिन देखते हैं अभी हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट टॉपिक देखना है इक्लिप्स का, ठीक है। इक्लिप्स जिसे आप ग्रहण कहते हैं, सूरज ग्रहण भी कहते हैं, चांद ग्रहण भी कहते हैं, ठीक है। तो इक्लिप्स को हम देखते हैं। आज मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप जो है वीडियो को लाइक करें या कमेंट करें, क्योंकि अगर आप लोगों को अभी तक भी कंटेंट में दम नजर नहीं आया तो मैं अब नहीं कहूंगा, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब आप पहले से कर चुके हैं, लाइक आपने करना है, ठीक है। तो शेयर तो बस हो ही गया होगा, किसी ग्रुप में आपने कर दिया होगा अभी तक। तो हमारा टॉपिक क्या है जी? इक्लिप्स। इक्लिप्स यानी ग्रहण, यानी ग्रहण मतलब बंधा हुआ या आप कह सकते हैं रोकना, ब्लॉक करना, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि ग्रहण में हमारे पास कितने तरह के ग्रहण है। एक तो हमारे पास है, बल्कि हम ग्रहण की पहले तारीफ देख लेते हैं कि व्हेन अ हैवी बॉडी, ये लिख लें आप, ठीक है। व्हेन अ हैवी बॉडी लिख लें, व्हेन अ हैवी बॉडी, ठीक है, ब्लॉक्स या ब्लॉक दी लाइट ऑफ अदर सेलेस्टियल बॉडी या हैवी बॉडी, एक बड़ी बॉडी किसी दूसरी बड़ी बॉडी की जो क्या करे, रोशनी को रोके, आर पुट इट्स शैडो ओवर, ठीक है, या उसके ऊपर जो क्या करे, शैडो ओवर, ठीक है, या उसके ऊपर साया डाले अपना, उसकी रोशनी को ब्लॉक करे और दूसरी बॉडी के ऊपर साया डाले, तो हम उसको ग्रहण कहते हैं। अब कौन सी दो बॉडी है? एक हमारे पास जमीन है और चांद है, ठीक है। रोशनी किसकी ब्लॉक करती है? रोशनी के लिए तो हमारे पास एक ही सोर्स है, जो सूरज है, सन है, स्टार है, ठीक है। तो इस स्टार की रोशनी को जब कोई बड़ी बॉडी, ठीक है, यानी कोई हैवी बॉडी होगी जो क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, यानी रोशनी यहाँ से जा रही है तो आगे आ जाएगी और इस पे रोशनी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ब्लॉक करेगी। जब इस आगे सामने आएगी, ये तो सामने है हमारा, तो यहाँ पे रोशनी ब्लॉक हो जाएगी, तो इस पे क्या पड़ेगा, शैडो पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी इक्लिप्स की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इक्लिप्स में हमारे पास एक है सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स जिसे आप कहते हैं सूरज ग्रहण। आपको मैं चीजें इतनी आसान करके समझाता जा रहा हूं ताकि आप लोगों पे, क्योंकि मैं इन चीजों में खुद कंफ्यूज रहा हूं। कुछ अर्सा मैंने पहले 2-3-4 महीने रट्टे लगाए थे किताब से आपकी तरह एक्सक्यूज से, लेकिन फिर जैसे ही 2022 में मुझे समझ आई कि ऐसे नहीं है मुमकिन कि मैं किसी बुक की समरी को एंड पे पढ़ लूँ या उसकी ग्लोसरी को पढ़ लूँ और मैं पूरी बुक में से इम्तिहान दूँ, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए मैंने फिर डीपली चीज़ों को पढ़ा और फिर एंड पे जो एक्सक्यूज होते हैं उस तरह से मैंने लिया पूरे के पूरे पेपर को, ठीक है। तो सोलर इक्लिप्स जो है ये बेसिकली हम किसे कहते हैं, सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण, ठीक है। सूरज ग्रहण में हमारे पास कुछ यूं होता है, ये हमारे पास सूरज है, जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाए, ठीक है, जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाए तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है जी, मून है, और ये हमारी क्या है जी, जमीन है, अर्थ है। अच्छा देखें, अब मैंने कहा कि जब कोई बॉडी क्या करे, रोशनी को ब्लॉक करे और अगली बॉडी पर क्या करे जी, अपना साया डाले। तो मुझे समझ ये आया कि सन का जितना हुजम है, सन ने उतनी ही रोशनी को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो सन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ एरिया की रोशनी को ब्लॉक करेगा, क्योंकि सन का जो वजूद है वो जमीन से छोटा है। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जब सोलर इक्लिप्स होगा तो पूरी जमीन के ऊपर रोशनी जो है वो नहीं होगी, क्या कहते हैं, अंधेरा नहीं होगा, सिर्फ उस मुख्तसर इलाके पे होगा जहाँ पे सूरज
के आगे चांद होगा और उस शेडो को जितना चांद होगा। अब मैंने हाथ दिया हुआ है, मेरे सारे बोर्ड के आगे हाथ नहीं है, यहाँ लाइट पड़ रही है लेकिन अंधेरा सिर्फ यहाँ पे है, अंधेरा सिर्फ यहाँ पे है। इसी तरह से चांद भी अपने उसको रोशनी को ब्लॉक उतना कर सकता है जितनी उसका वजूद है, ठीक है। तो जब आप कहेंगे कि व्हेन मून, ठीक है, काम इसकी जानी, एक मिनट, हमने क्या देखा कि जब सूरज और जमीन, हाँ, सूरज और जमीन के दरमियान क्या आ जाए, चांद आ जाए। मैं खुद उसमें सोलर सूरज और लूनर में बहुत अरसा जो है कंफ्यूज रहा। ठीक है, जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सोलर इक्लिप्स कहेंगे, ठीक है। और पूछते हैं कि जो कमीशन भी पूछता है कि क्या सूरज जो है, सूरज गिरहन जो क्या है, सोलर इक्लिप्स खतरनाक है, डेंजरस है, तो ये है, लेकिन चांद ग्रहण नहीं है। ये खतरनाक है, डेंजरस साबित हो सकता है अगर आप सूरज ग्रहण के वक्त क्या करेंगे, सूरज की तरफ देखेंगे और उसकी जो शुआएं होंगी वो आपकी आंखों में पड़ती हैं, तो साइंसदान कहते हैं, साइंस कहती है ये खतरनाक साबित हो सकती है, ये आपकी आंखों को, आपकी बिनाई पर असर डाल सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये नुकसानदेह भी हो सकता है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 18 मंथ है, 18 मंथ, या आपको कह सकता है 1.5 ईयर, ठीक है। 12 साल का एक मंथ है और 6 क्या कहते हैं, 12 मंथ का एक साल है और 6 मंथ का आधा साल है, तो 1.5 ईयर भी कह सकता है। और इसी तरह से आपको वो 18 मंथ भी कह सकते हैं। हर 18 माह के बाद सूरज ग्रहण ने होना होता है, ठीक हो गया। इस सूरज ग्रहण के वक्त एक नमाज पढ़ी जाती है, उसको नमाज कसूफ कहते हैं, आप काफ से है कसूफ, ठीक है। सूरज ग्रहण के वक्त ये इस्लामियात का सवाल भी है, और अगर वो सूरज ग्रहण के हवाले से पूछे तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि वो इस्लामियात का बना के पूछता है या साइंस का बना के पूछता है। तो आपने ये याद रखना है कि सूरज ग्रहण के वक्त हमने नमाज कसूफ पढ़नी है, खसूफ नहीं, ठीक है, खसूफ हमने इधर पढ़नी है, ओके हो गया। तो इसके मतलब जो क्वेश्चन बनते थे, यही क्वेश्चन बनते थे जो हमने देखे हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारे पास चांद ग्रहण क्या है, लूनर इक्लिप्स। हमारे चांद का नाम क्या है, सैटेलाइट का नाम क्या है, लूना है, लूना, तो हम इसी से कहेंगे लूनर इक्लिप्स, यानी चांद ग्रहण। चांद ग्रहण यानी चांद पकड़ा हुआ, ठीक है, ग्रहण का मतलब आप पकड़ा हुआ समझे, ओके हो गया। सादा अल्फाज में ये हमारे पास सन है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारे पास जमीन है और ये हमारे पास चांद है। मैंने चांद को छोटा बनाया, जमीन को बड़ा बनाया, क्योंकि जमीन चांद से बड़ी है, और ये हमारा सूरज है। अब सूरज ने क्या करना है, सारी की सारी रोशनी जो है जमीन के ऊपर तो पड़नी है। जब जमीन की बैक पे आ गया चांद, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रोशनी जो है क्या होगी, इसके ऊपर ब्लॉक होगी, और जब रोशनी ब्लॉक होगी तो हम इसको कहेंगे चांद ग्रहण, लूनर इक्लिप्स, ठीक है। कि जब सूरज और चांद के दरमियान जमीन आए और रोशनी को ब्लॉक करे तो हम उसको क्या कहेंगे, चांद ग्रहण कहेंगे। और चांद ग्रहण जो है ये खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक नहीं है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी वो बनी हुई है, मिथ्स बनी हुई है, मिथ बनी हुई है कि ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास क्या कहते हैं कि मिथ बनी हुई है कि अगर फीमेल जो है अभी प्रेग्नेंट है तो उसको वो जैसे बैठी होगी वैसा जो है बच्चा होगा, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी कहावतें हैं जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस कहती है कोई इससे आपको नुकसान नहीं है और ना ही कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने देखा कि नमाज एक कसूफ है, और इसके लिए हमारे पास है नमाज खसूफ। इस खसूफ को इंग्लिश में वो लिखे तो KHIS OOF लिखेगा, खसूफ, ठीक है। नमाज खसूफ जो है इसका क्वेश्चन ये भी बना है कि नमाज खसूफ पहली बार कब पढ़ी गई, तो ये 5 हिजरी को। नमाज खसूफ पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी 5 हिजरी को, यानी हिजरत का 5वां साल था,
और ये क्या हुआ, चांद ग्रहण हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त नमाज पढ़ाई थी, ठीक है, चांद ग्रहण के लिए, जिसे आप कहते हैं नमाज खुसूफ। यहाँ तक हमारे जो चांद ग्रहण के बारे में क्वेश्चन बनते हैं यही बनते हैं। इसके बाद इसके बारे में एक दो क्वेश्चन और बनता है, एक बनता है अम्बरा और पनम्बरा। ये कभी मेरा ख्याल पूछा नहीं गया, लेकिन है, ये टर्म यूज होती है, UMBRA, अम्बरा, PENUMBRA, पेनम्बरा, ठीक है। कंपनी स्पेलिंग की जिम्मेदार नहीं होगी, मेरा ख्याल ऐसे ही है, अम्बरा और पेनम्बरा, ठीक है, आप फिर भी देख लें। तो इसके बारे में हाँ ऐसे ही है, अम्बरा लूनर इक्लिप्स, हाँ अम्बरा लूनर इक्लिप्स, और इधर से है पेनम्बरा लूनर इक्लिप्स। थोड़ा सा इनको समझा देता हूँ कि ये क्या है, अगर कभी पूछ भी ले, क्योंकि बीपीएससी अपने आप को अपडेट करता रहता है, लेकिन इतना भी ज्यादा चीजें नहीं। तो ये जो रोशनी है, ये रोशनी जब पूरी इसके ऊपर पड़ रही है तो ये होगा अम्बरा लूनर इक्लिप्स, ठीक है, पूरी रोशनी सारी पड़ रही है और ये रोशनी आ रहा है। हो सकता है कि चांद उस वक्त यहाँ पे हो अपनी मूवमेंट करते हुए और रोशनी का थोड़ा हिस्सा इस पे पड़ रहा हो, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, पेनम्बरा लूनर इक्लिप्स या इनकम्प्लीट लूनर इक्लिप्स। जब क्योंकि चांद की जो गर्दिश में है उसमें है ना, मूवमेंट में है, ठीक है, तो चांद इसी जगह पे रुका नहीं रहना, चांद तो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो चांद जब यहाँ पे है, फुल रोशनी ब्लॉक है, तो उस वक्त इसको कहेंगे अम्बरा लूनर इक्लिप्स। और अगर चांद जो है फुल नहीं ढका हुआ, पूरा शैडो उस पे नहीं है, तो उसको आप इनकम्प्लीट बोलेंगे या पेनम्बरा बोलेंगे, इनकम्प्लीट या पेनम्बरा लूनर इक्लिप्स। यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन थे ये हमने देखे हैं। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, लेयर्स ऑफ अर्थ, ज्योग्राफी ऑफ अर्थ, ज्योग्राफी ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम दे सकते हैं आप उनको, लेकिन मेजर जो चीज है वो यही है कि साइंस है हमारी, और हम एरिस्टोटेलियन की इस साइंस की ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, देखते हैं। स्पीड आप लोगों ने मुझे कमेंट भी किए, मैसेज भी किए कि सर स्पीड जो है ज़्यादा है, तो मैंने आज कोशिश की भी है कि आप लोगों को स्पीड थोड़ी थोड़ी रख के पढ़ाया जाए, ताकि आप लोग साथ साथ करते हैं, रिवीजन पे इतना टाइम ना लगे। लेकिन चीज़ें बहुत इजी बना के पेश की हैं, आपको मज़े से पेश की हैं। उम्मीद है आपने इस तरह के लेक्चर कभी नहीं लिया होगा पहले, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट में, ठीक है। तो हम अब देख रहे हैं अपना साइंस की ज्योग्राफी को, साइंस की ज्योग्राफी बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। साइंस की ज्योग्राफी क्या है बेसिकली? साइंस की ज्योग्राफी में हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम इसमें अर्थ देखते हैं, ठीक है, और फिजिकल फिनोमेना हम देखते हैं, फिजिकल फिनोमेना की बात करते हैं। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल फिनोमेना, ठीक है। फिजिकल चेंजेस किस पे, अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर, हमारे जमीन के ऊपर किस तरह के चेंजेस आते हैं हमारे पास। पहले हम वेदर की बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे, हमारा जो वेदर है उसमें चेंजेस किस तरह से आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो क्लाइमेट है वो क्या है, उसमें चेंजेस किस तरह से आते हैं। तो वेदर, और अगर हम वेदर की बात करें, बल्कि इससे भी पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो क्या कहते हैं, सारे के सारे फिनोमेना को पेश किया वो किसने किया था, इरेटोस्थीन्स। इरेटोस्थीन्स जो है बेसिकली ये फादर माने जाते हैं इस ज्योग्राफी के, इस फिजिकल फिनोमेना के चेंजेस के, ठीक है, जो फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो इरेटोस्थीन्स कहते हैं फिजिकल फिनोमेना जो है, चेंजेस जो आते हैं, ठीक है। एक तो वेदर होता है, वेदर को हम कहते हैं कि इसकी स्टडी को भी देख लें। वेदर को हम जब स्टडी करते हैं किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ मीटियो, METEO लिखते हैं, साथ साथ चीजों को ROLOGY लिख लिया है आपने, ठीक है। हम वेदर की स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ मीटियोरोलॉजी, यानी हम जब वेदर को स्टडी करने के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो मीटियोरोलॉजी की फॉर्म में आता है, टर्म में आता है, हम टर्म यूज करते हैं मीटियोरोलॉजी। इसी मीटियोरोलॉजी के साथ का एक और क्वेश्चन आता है और वो होता है METEROLOGY। अब देखिए स्पेलिंग जब पढ़ने में सेम लग रहा है आपको, लेकिन थोड़ा सा गौर करना है, तो यहाँ पे METER है,
लेकिन यहाँ पे है METEO, मीटियो, और यहाँ पे है मीटर। तो मीटर को आप समझे कि मीटर हमारा, जब भी मीटर लफ्ज आएगा तो ये होगा स्टडी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट। वो कंफ्यूज करता है और कमीशन का काम ही कंफ्यूज करना है, ठीक है। छोटी छोटी सी टर्म्स होती है और बहुत बेसिक है। अगर आपने मैट्रिक भी अच्छे तरीके से कर रखी है, उसके बाद आपकी मैट्रिक और इंटर बेहतरीन है और आपकी बेसिक्स ठीक है, तो हो सकता है आप 40-45 नंबर आराम से ले जाते होंगे। और आप कहते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल है, जो कि सारे का सारा कहाँ से आ रहा होता है, मैट्रिक से आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें बेसिक भूल चुकी है, इसलिए हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो मीटरोलॉजी जो है, मीटरोलॉजी स्टडी ऑफ मेजरमेंट है, और मीटियोरोलॉजी यहाँ पे आपने गौर करना है। METEO जब कहेगा तो मीटियोरोलॉजी, और जो वो कहेगा वेदर की बात करेगा, ठीक है। और जब वेदर की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारा शॉर्ट टर्म जो चेंजेस आते हैं हमारे, शॉर्ट टर्म वेदर की बात जब होगी तो ये शॉर्ट टर्म होंगे, यानी हमारे पास या बारिश है या आंधी है या धूप है, सर्दी है, गर्मी है, ये हम थोड़े वक्फे की बात कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे होते हैं वेदर की स्टडी में। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें कि हमारे पास है क्लाइमेट, आज आपको पता चला, आपका भ्रम टूटा है कि क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है। तो क्लाइमेट जो है स्टडी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी जो है ये क्लाइमेट की बात करती है। और इस क्लाइमेट का और वेदर का फर्क ये है कि जो आपके इस जमीन के ऊपर, इस पूरे अर्थ के ऊपर लंबे अरसे के लिए लंबे चेंजेस आ रहे होते हैं। सपोज हम बात करेंगे कि हमारी सर्दियां पहले 6 महीने की होती थी, गर्मियां 6 महीने की होती थी। अब क्या हो रहा है, अब तकरीबन हमारा नवंबर से सर्दी आती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ हमारे सर्दी के हैं और बाकी 8 महीने गर्मी के हैं। तो ये हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म चेंज है, ये हमारा लॉन्ग टाइम जो तब्दीली है उसकी हम बात कर रहे हैं। और इस तरह की तब्दीलियों को दहाइयां लगते हैं, दहाइयों साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं, और फिर जाके इस तरह की तब्दीली आती है, इसलिए हम इसे क्लाइमेट कहते हैं। और क्लाइमेट चेंज, अब आप अगर कहें कि आज जो है, कोई आपको कहे कि यार कैसा है मौसम, तो आप कहें जी आज जो है बारिश हो रही है यहाँ पे और क्लाइमेट चेंज है यार, तो ये क्लाइमेट चेंजिंग। आप कहेंगे वेदर चेंज है, यहाँ पे वेदर कंडीशन कैसी है, आप ये नहीं पूछेंगे कि क्लाइमेट कंडीशन कैसी है आपके पास, आप कहेंगे वेदर कंडीशन कैसी है, तो वो कहेंगे मेरे पास गर्मी है, सर्दी है, धूप है, तो ये वेदर होगा। और अगर वो कहेंगे कि यार 2050 के अंदर क्लाइमेट कैसा होगा, तो ये आपका लॉन्ग टर्म है, तो आप वहां पे कहेंगे कि जो सर्दी होगी वो इतने मंथ होगी, गर्मी होगी इतनी होगी, और मुतवातिर टेम्परेचर इतना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टडी ऑफ वेदर भी हो गया, क्लाइमेट भी हो गया। इसके बारे में यही क्वेश्चन बनते हैं जो हमारा फिजिकल चेंजेस आते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्दर कोई टॉपिक जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टॉपिक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अर्थ है, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, हाँ जी। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के ऊपर बात करते हैं कि हमारी ये जो जमीन है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर लेयर्स कितनी हैं, क्या क्या चीज पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में। और हम ये जो लेक्चर ले रहे हैं, इन लेक्चर्स के लिंक के साथ साथ हम ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, ताकि आपकी असेसमेंट हो कि आपको लेक्चर कैसे याद हो रहा है, किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। और फिर उसके बाद यही सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के हम फ्री ऑफ कास्ट पास पेपर के टेस्ट भी साथ साथ कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इस चैनल के ऊपर हर वीडियो में नंबर दिया गया होता है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर हम दे देंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो मेजर हमारे पास 3 लेयर्स हैं, 3 मेजर लेयर्स हैं, ठीक है। हम 3 मेजर लेयर की बात करेंगे जिसको हमने फिर मजीद क्लासिफाई किया हुआ है। कितनी मेजर लेयर्स हैं, 3 हैं, एक हम केमिकली किया और एक मैकेनिकली किया हुआ है, ठीक है। 3 मेजर लेयर्स हैं, लेकिन 3 को हमने डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास, ये पहले हम देखें अगर केमिकल, ठीक है, केमिकली हम उसको देखेंगे, केमिकली चेंज किस तरह है, लेयर किस तरह है। और इधर हम देखेंगे कि मैकेनिकली, ठीक है। अच्छा,
केमिकली हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो जमीन की तह होती है उसको हम क्रस्ट लेयर कहते हैं। क्रस्ट लेयर हमारी सबसे पहली लेयर जो है वो क्रस्ट लेयर है, दूसरी जो है वो मेंटल है। अब इस क्रस्ट का दूसरा नाम है हमारे पास, जो मैकेनिकली हम उसको नाम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर क्या है, ये मैकेनिकली हम इसका नाम जो बोलते हैं वो लिथोस्फीयर बोलते हैं उस क्रस्ट को, ठीक है। और इस क्रस्ट की जो हमारे पास तह है, अब सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, सारी जमीन है, ठीक है। इस जमीन के अंदर ऊपर नीचे सारे हम इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि सारी की सारी जमीन एक जैसी है हमारी, ठीक है। सारी यूं समझे कि जो जहां पे होगा वो यहीं पे होगा, इधर ही होगा, इधर ही होगा, हर जगह वही होगा, ठीक है। तो हमारी किस तरह जहां पे लेयर्स बन हुई हैं, ठीक है, हर लेयर को हमने नाम दिया हुआ है। तो हम इसी तरह से अगर देखें कि हमारी जो पहली लेयर है वो 70 से 100 किलोमीटर तक है, ठीक है। जिन जमीन को हम खोदे तो यहाँ से 70 से 100 किलोमीटर खोदे तो हमारी क्रस्ट लेयर खत्म हो जाती है। उसी क्रस्ट लेयर को आप लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं, इंसान रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारी दूसरी क्या है, मेंटल है, MENTLE, मेंटल लेयर। इसी मेंटल को हमने फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 लेयर्स के अंदर, ठीक है। इसी मेंटल को जब हम मैकेनिकली इसकी बात करते हैं तो हम इसको सबसे पहले कहते हैं मैकेनिकली एस्थेनोस्फीयर। ये समझ आ जाए कि आप परेशान नहीं हो, आप सिर्फ लिखते हैं, मैं समझाता हूँ इंशाल्लाह इनके बारे में। इनके नाम पहले लिख लें, ठीक है। हमारे पास पहले क्या होगी, एस्थेनोस्फीयर होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन जो आप वीडियो एडिट करते हैं तो देखते हैं, ट्रांजिशन। ये हमारे पास टोटल 6 लेयर्स हैं जो मैकेनिकली हैं, और जो केमिकली वो हमारे पास है केमिकली 3 है, ठीक है। हमने क्या देखी, एस्थेनोस्फीयर देखी, उसके बाद हमने देखा ट्रांजिशन को, और हमारे पास थर्ड जो है वो है इनर मेंटल। इनर मेंटल, तो ये इनर मेंटल भी हमारी थर्ड है, ओके हो गया। हमने पहले देखी कि हमारे पास क्रस्ट लेयर है, क्रस्ट लेयर की हमारे पास कितनी है, 70 से 100 किलोमीटर तक। ये डीपली आप कह सकते हैं, इसका जो गहराई है 70 से 100 किलोमीटर तक है। और उसके बाद हमने देखी है हमारे पास मेंटल है, मेंटल जो है ये 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। मैं आपको मिसाल दे समझा रहा हूँ, फिर हम मजीद देखते हैं। ये हमारे 2900 किलोमीटर, इसके अंदर है फर्दर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है जिसे आप कोर कहते हैं, कोर, CORE, कोर। इसी कोर की फिर फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक इनर कोर है और दूसरी जो है वो है आउटर कोर। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारे का सारा हम बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं और बहुत इजी पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी हम अर्थ की जो बनावट है उसकी बात कर रहे हैं, साफ्ट की बात कर रहे हैं। उस साफ्ट के अंदर मैंने कहा मेजर 3 लेयर्स हैं, 3 तहें हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हैं हमारे पास सब समझ रहे हैं, एक ये तह है जिसको आप क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे, दूसरी ये तह है जिसको आप मेंटल कहेंगे, तीसरी ये हमारी कोर है। इस जो हमारी पहली है क्रस्ट, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी हमारी है मेंटल है, मेंटल के अंदर मैंने कहा 3 है, एस्थेनोस्फीयर मैंने कहा, ट्रांजिशन मैंने कहा, उसके बाद मैंने कहा इनर मेंटल, ठीक है। इसको हम 3 फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, अभी बनाते हैं पूरी की पूरी शेप, अभी बेसिक समझ रहे हैं आप। उसके बाद मैंने कोर की बात की, कोर के अंदर हमारे पास सपोज करें कोर है, इसमें ये इनर कोर है, ये हमारी आउटर कोर है, ये इनर कोर है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जमीन की साफ्ट है, यानी हम जमीन की तह तक पहुंच चुके हैं, ओके हो गया। ये हमारी टोटल किस तरह से मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके दिखाई है। इसके बाद हम आप बात करते हैं कि इस सारी की सारी को हम कितना वो करते हैं। अगर हम बात करें 2900 हमारी ये है, 100 ये है और 3500 ये है, 3500 किलोमीटर हमारी कोर है, ठीक है। जिसे इनर कोर और आउटर कोर दोनों मिला के हमारी कितनी है, 3500 किलोमीटर। आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत ही इजी चीजें हैं और मैं इससे भी ज्यादा इजी बना के आपको पेश करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप अपनी ये जो जमीन है तो थोड़ा सा हम डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कमीशन पूछता है हम वैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं।
हमने देखा कि हमारे पास क्रस्ट लेयर है मैकेनिकल, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं मैकेनिकली। यही जो हमारी क्रस्ट लेयर है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। और यही जो है हमारी लेयर है जिसके ऊपर हमारा पानी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये घास फूस है। उसके बाद हम बात करें तो जो बिल्डिंग्स हैं। उसके बाद हम जो बात करें जो पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी क्या है, ये हमारी क्रस्ट लेयर है जो मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखाई है। ये हमारी क्या है, क्रस्ट लेयर है। अब इसी क्रस्ट लेयर को आप क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर भी कहेंगे। ओके, अंडरस्टैंड, चीजों को समझना है। बिल्कुल मैं आसान बना के पेश करूंगा आपके सामने। ये हमारी क्या है, लिथोस्फीयर, जो हमने कहा था 70 से 100 किलोमीटर तक है। ओके, अंडरस्टैंड। इसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, इसी को हम क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद इसी के ऊपर हमारा पानी है, इसी के ऊपर हमारी खुश्की है, ठीक है। सारे का सारा हमारा क्या है, इसी के ऊपर है। हमने पहले ज्योग्राफी में भी आपको बताया था कि जो हमारी खुश्की है, ये हमारी खुश्की है। खुश्की हमारी कितनी है, 29% है। पानी हमारे पास कितना है, 71% है, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्रस्ट जो है, इसी के ऊपर हमारा पानी है, इसी के ऊपर हमारी खुश्की है, इसी के ऊपर हमारी फसलें उगती हैं, हम रिहाइश करते हैं, सारा कुछ। हम जहाँ पे खड़ा हूँ, ये लिथोस्फीयर पे खड़ा हूँ, क्रस्ट पे खड़ा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये किस से बनी हुई है, ये प्लेट्स से बनी हुई है। समझ लें कि ये हमारी प्लेट्स हैं, ठीक है। अब कल जो है जल्जला आया है वेनेजुएला में, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जल्जला आया है। तो जल्जला जो आता है वो ये इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आता है, ठीक है। ये प्लेट्स से जो बनी हुई है, इन प्लेट्स को हम नाम देते हैं, इन प्लेट्स को, ठीक है। ये हर प्लेट अलग अलग है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं हम इन्हें, टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टोटल जो प्लेट्स हैं 15 हैं, ठीक है। हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम देते हैं। टोटल प्लेट्स जो है वो, टोटल टेक्टोनिक प्लेट्स 15 हैं। और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जमीन के ऊपर क्या होती है, जल्जला आता है, ठीक है। अब जो ये जो है नीचे, पानी के नीचे भी है, ये पानी वाला एरिया है, यहाँ जो खुश्की है यहाँ पे भी प्लेट्स हैं। छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन बहुत मजे से बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना, बनाते जाना है और लिखते जाना है। आपका क्वेश्चन जब आया पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा कि अच्छा, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हो रही है, टोटल कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो 15 हैं, जो कहाँ पे हैं, ये हमारे लिथोस्फीयर के नीचे हैं, ठीक है। और अगली जो हमारी स्टार्ट होगी क्रस्ट के एंड पर, हमारी जो दूसरी मेंटल स्टार्ट होगी उससे ऊपर है। ये सारी जमीन है आपकी, ठीक है। ये ओके हो गया। ये हम इसका एक ये ले लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं ताकि हम समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ओके हो गया। हमने क्या देखा, हमारे पास टोटल प्लेट्स कितनी हैं, 15 हैं, जिसमें से बड़ी प्लेट्स हमारी कितनी हैं, 8 प्लेट्स हैं, ठीक है। और 7 हमारी छोटी प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स जिसे आप कहेंगे, ठीक हो गया। हमारे कितने कंटिनेंट हैं, बल्कि हमारे कंटिनेंट 7 हैं, तो 7 हमारी बड़ी प्लेट्स और 8 हमारी माइनर प्लेट्स हैं, छोटी प्लेट्स हैं। इन 7 प्लेट्स की हम बात करेंगे अगर थोड़ा सा, तो हमारे पास इन प्लेट्स में से 2 तरह की प्लेट्स हैं। एक जो है वो खुश्की के ऊपर है, एक जो है वो हमारी पानी में है, ठीक है, पानी के नीचे प्लेट्स हैं। तो इन प्लेट्स के हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की हुई है, नाम रखा हुआ है, ठीक है। जो खुश्की की प्लेट्स हैं हम उनको क्या कहते हैं, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा कि खुश्की की प्लेट को हम क्या कहते हैं, बल्कि फेल्सिक प्लेट्स, FEL, ये फेल्सिक मटेरियल से बनी हुई है, फेल्सिक प्लेट्स। इनका नाम है कि जो खुश्की के नीचे है वो प्लेट्स कौन सी हैं, तो वो हमारी फेल्सिक प्लेट्स हैं, जो कि सिलिकॉन की मिकदार इनमें ज्यादा है। इनमें क्या है, सिलिकॉन है। फेल्सिक प्लेट्स में क्या है जी, सिलिकॉन की मिकदार ज्यादा है और मैग्नीशियम की मिकदार जो है वो कम है। सिलिकॉन से रिच हैं, ज्यादा है, और मैग्नीशियम जो है ये आप कह सकते हैं कि कम है। किसमें, ये खुश्की की जो प्लेट्स हैं वो फेल्सिक मटेरियल से बनी हुई है, उनमें क्या चीज ज्यादा है, उनमें हमारे पास ज्यादा है सिलिकॉन, और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कम है। ये दोनों की दोनों चीजें पाई जाती हैं इनमें। और दूसरी हमारे पास ये जो पानी के नीचे हैं, इनको हम कहेंगे मैफिक, MEFIC, मैफिक प्लेट्स। ये मैफिक मटेरियल जो है
इसमें हमारे पास क्या था, सिलिकॉन ज्यादा था और मैग्नीशियम कम था। यहाँ पे उसका उल्ट है, यहाँ ही लिख लेते हैं मैफिक, MEFIC, मैफिक प्लेट्स। जो पानी के नीचे हैं वो हमारी मैफिक हैं, और जो हमारी खुश्की के नीचे हैं वो क्या है, हमारी फेल्सिक हैं, FELSIC, फेल्सिक। तो मैफिक प्लेट्स किससे बनी हुई है, ज्यादा क्या चीज है, इसमें सिलिकॉन कम है तो यहाँ पे सिलिकॉन ज्यादा है, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे मैग्नीशियम ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन मैं खुद से शौक से नहीं बता रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैफिक प्लेट्स में किस चीज की मिकदार ज्यादा है। तो मैफिक प्लेट में मैग्नीशियम की मिकदार ज्यादा है और सिलिकॉन की मिकदार जो है वो कम है। सिलिकॉन की मिकदार क्या है, कम है, और दूसरी मिकदार जो है वो ज्यादा है। और जो पानी के नीचे प्लेट्स हैं वो हमारी भारी प्लेट्स हैं, क्योंकि इनमें मैग्नीशियम ज्यादा है। ये जो है हैवी वेट है इनका, मैग्नीशियम की वजह से। मैग्नीशियम क्या होती है, हैवी वेट की होती है, और सिलिकॉन जो है वो कम वेट की होती है, ठीक है। तो ये हैवी वेट की हैं, और ये जो फेल्सिक हैं ये क्या है, लेस इन वेट है, ठीक है। ये हल्की है हमारे पास, ठीक हो गया। ये लाइट है, और दूसरी हमारे पास क्या है, ये हमारी ज्यादा है, भारी है। अच्छा, जो पानी है, यहाँ पे पानी की तय आ रही है, पानी से नीचे तकरीबन ये 5 से 15 किलोमीटर तक है, 5 से 15 किलोमीटर तक हमारा क्या है, फेल्सिक, क्या कहते हैं, मैफिक प्लेट्स हैं, ठीक हो गया। ये हमारा जहां तक हमारे प्लेट्स की जिक्र हुआ कि हमने प्लेट्स को देखा, हमारे पास टोटल प्लेट्स कितनी है, हमारे पास टोटल प्लेट्स 15 हैं, जिसमें हमारे पास 7 प्लेट्स जो है वो बड़ी हैं, छोटी 8 प्लेट्स हैं। जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो जमीन के नीचे, खुश्की के नीचे हैं, उनको हम कहते हैं फेल्सिक प्लेट्स। और फेल्सिक प्लेट्स जो है ये हल्की है, इनको ये सिलिकॉन का मटेरियल से बनी हुई आप जो समझें, और मैग्नीशियम भी उनमें है लेकिन थोड़ा है। जो मैफिक है वो पानी के नीचे जो प्लेट्स हैं वो मैफिक प्लेट्स हैं, मैफिक, और वो 5 से 15 किलोमीटर तक नीचे हैं। और इसके अंदर जो मूवमेंट की वो होती है, गुंजाइश होती है, 4 से 6 इंच मूवमेंट की गुंजाइश होती है। जब ये मूवमेंट करते हैं, आपस में टकराती हैं, तो जमीन हिलती है, जिसे आप जल्जला कहते हैं, ठीक है। अभी कल परसों जो आया है जल्जला वेनेजुएला में, जिसमें 10,000 से 20,000 लोगों की कह रहे हैं कि मौत हुई है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी क्या है, मैफिक प्लेट्स। मैफिक प्लेट्स जो है वो मैग्नीशियम ज्यादा है, और सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन कम है, ठीक हो गया। और ये वेट में हैवी है, यहां तक हमने देखा। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं चीजें, इनके बारे में थोड़ा सा और क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की। इस अर्थ क्रस्ट में हमारे पास और क्या चीज पाई जाती है, एलिमेंट कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो हमारे पास एलिमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है, यहां से नजर आ रहा है, जरा देखो उधर एंड पे, ठीक है। और हमारे पास जो सिलिकॉन है 27.7% पाया जाता है, ठीक है। हमने क्या बात की, हमने अर्थ क्रस्ट की बात की। अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारे पास क्रस्ट की लेयर में क्या क्या चीज पाई जाती है, हमारे पास एलिमेंट में ऑक्सीजन पाया जाता है 44 से 6%, और हमारे पास सिलिकॉन जो पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है 27 से 60%, और जो मोस्ट मटेरियल ज्यादा पाया जाता है क्रस्ट में वो एल्युमिनियम है, ठीक है। अगर हम एलिमेंट की बात करें, ये एलिमेंट है, और ये जो है हमारे पास, मैंने डिफरेंट लफ्ज यूज किए, एक एलिमेंट की बात की और मटेरियल की बात की। मटेरियल अलग है, एलिमेंट अलग है। मटेरियल में हमारे पास मैंने क्या कहा, मैंने कहा एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम हमारे पास 8% है, 8.8%। हमारे पास 8.8% मटेरियल एल्युमिनियम की बात है, किसमें, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हमारा क्रस्ट है। और अगर हम रेयर की बात करें कि हमारे पास रेयर मटेरियल कौन सा है, ये हमारा मोस्ट है, और रेयर जो है, रेयर मटेरियल जिसे आप सीरियम कहते हैं, ठीक है, CEREIUM, if I am not wrong in spelling या प्रोनाउंसिएशन, ठीक हो गया। तो ये सीरियम जो है बेसिकली ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, सीरियम ये चाइना में पाया जाता है,
ठीक है, चाइना एक्सपोर्ट करता है, बाकी यूएसए और बाकी कंट्रीज जो डिवाइसेस बनाते हैं, जो डिवाइसेस में जरूर इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपके मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, जितने डिवाइसेस हैं इस तरह के, उन डिवाइसेस में जो सीरियम वो होता है, इस्तेमाल होता है, और जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है। इस सीरियम की मिकदार जो है ये डिवाइसेस वगैरह में यूज़ होता है। और अगर हम कंपाउंड की बात करें कि ये मटेरियल जो है कौन सा मटेरियल है, एलिमेंट की अगर बात करें तो SiO2, ये पूछा जाता है क्वेश्चन के कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, तो Si2 जो है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, Si2, ठीक है। सिलिकॉन 27.7% और हमारा O2 ऑक्सीजन है हमारा 46.6% पाया जाता है इसके अंदर अर्थ क्रस्ट में। तो यहाँ तक हमारी हुई अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे अब हम फर्दर देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट लेयर जो है हमारी मेंटल, इस मेंटल के 2900 के अंदर हमने क्या क्या देखना है, ठीक है। हमने देखा अपनी क्रस्ट लेयर को, क्रस्ट के बाद अब हम देखते हैं हमारे पास मेंटल है। मेंटल लेयर में हमारे पास क्या क्या चीज है, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास लेयर कौन सी है, मेंटल लेयर है। अब मेंटल लेयर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 2900 किलोमीटर है। इसमें हमारे पास पहली जो है अस्थिनोस्फीयर है, हमारे पास अस्थिनोस्फीयर तकरीबन हमारा 200 बल्कि 400 किलोमीटर है। अस्थिनोस्फीयर 400 किलोमीटर हमारा अस्थिनोस्फीयर है। ट्रांजिशन जो हमारी है ये 270 किलोमीटर है, और बाकी हमारा इनर मेंटल बैठता है तकरीबन 2200 किलोमीटर, ठीक है। हमारे पास 400 किलोमीटर अस्थिनोस्फीयर है, 270 किलोमीटर तक जो है हमारी कौन सी ट्रांजिशन है, और इनकी जो शक्लें तब्दील होती हैं बेसिकली एक लेयर के अंदर। यहाँ पे अस्थिनोस्फीयर आप देखेंगे तो ये हमारी लिक्विड फॉर्म में होगी, ट्रांजिशन जो होगी ये थोड़ा सा उसकी आम और शक्ल होगी, इनर मेंटल की थोड़ी और शक्ल होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम इनके नाम जो है मैकेनिकली जैसे इनमें तब्दीली आती है तो हमने तब्दील नाम रखे हुए हैं, ठीक है। हम अस्थिनोस्फीयर को देखते हैं, ये हमारा अस्थिनोस्फीयर है। इस अस्थिनोस्फीयर की जो फॉर्म है, जो शक्ल है वो कैसी है, वो हमारे पास लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में है जिसे आप मैग्मा भी कहते हैं, MAGMA, मैग्मा। यही मैग्मा जब अगर यहीं से जमीन के ऊपर से ये गैसेस की वजह से सुराख करता है, और सुराख करके जब ये जमीन से बाहर निकलता है यहाँ पे और ये रॉक बनता है तो यही लावा बन के निकलता है बाहर। गर्म होता है क्योंकि ये पिघला हुआ है, इसको प्लास्टिक लेयर भी कहते हैं। इसी अस्थिनोस्फीयर को प्लास्टिक लेयर, प्लास्टिक लेयर, क्योंकि ये हमारा जो है ये पिघला हुआ है। पिघला हुआ क्यों है, अच्छा ये देखिए, इसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर है, 800 से लेकर 870 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस तक है। 800 से 870 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 870 से 870 या 900 तक कहता है, ठीक है। जनरली अगर वो बोले तो 900 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है, जिस वजह से यह इतना टेम्परेचर बर्दाश्त ना होने की वजह से पिघल जाता है, और जब ये पिघलता है तो जमीन से जब ऊपर सुराख करके निकलता है तो यहाँ पे ये बनता है लावा। जब ये नीचे है तो क्या है, मैग्मा है, जब ये ऊपर निकलता है लावा बनता है। फिर ये लावा जब ठंडा होता है तो हमारी रॉक बनती है जिसे आप मैग्नीशियम रॉक कहते हैं। आगे जाके हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंसेप्ट रखें अभी आप, आपने क्या देखा है, हमने अस्थिनोस्फीयर देखा है। अस्थिनोस्फीयर हमारा कितना है, 400 किलोमीटर तक है हमारा, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है। इसको हम प्लास्टिक भी कहते हैं, और जो पिघला हुआ हिस्सा है, ठीक है। ओके, ये कौन सी शेप का है, मैग्मा लिक्विड शेप है, लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड शेप या लिक्विड फॉर्म इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसका हमने क्या नाम दिया हुआ है, जिसको हमने ट्रांजिशन का नाम दिया हुआ है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के बारे में कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। ट्रांजिशन ये है कि ट्रांजिशन अलग करता है किसको अलग करता है, इनर जो है इनर मेंटल, क्योंकि हमारा नीचे जो आएगा ये इनर मेंटल आएगा, ठीक है। इनर मेंटल को अलग करता है हमारे अस्थिनोस्फीयर से। क्या अलग करता है, ट्रांजिशन।
क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होना है तब्दील करना, अलग करना, ठीक है, अलहदा करना। आप ट्रांजिशन वीडियो की जब बात करते हैं कि वीडियो को ट्रांसलेट कर दें तो आप उसकी लेयर को तब्दील कर रहे होते हैं। तो ये ट्रांजिशन बेसिकली क्या काम करता है, ये सिर्फ अलग करता है, तोड़ता है, अलग करता है। किसको? इनर मेंटल, जो हमारी ये इनर मेंटल है, इनर मेंटल और प्लास्टिक लेयर या स्पिनोसफेयर को क्या करता है, अलग करता है हमारा क्या चीज, हमारी जो ट्रांजिशन लेयर है। इसके बारे में कोई और क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है सच कि मैं आप लोगों को लिखवाऊं। उसके बाद हमारी थर्ड लेयर कौन सी है, हमारी थर्ड लेयर जो स्टार्ट होती है, अच्छा जो बाकी बचता है हमारे पास 2200 किलोमीटर, हमारी क्या है, इनर मेंटल है। ट्रांजिशन हमारे मैंने आपको लिखा है 270 किलोमीटर है, तकरीबन 2200 किलोमीटर जो है हमारी ये हमारी इनर मेंटल है। अब हम बात करते हैं कोर की। इनर कोर है हमारे पास और फिर आउटर कोर है, ठीक है। हमारे इनर कोर जो है ये 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी इनर कोर और ये हमारी आउटर कोर। आउटर हमारी कितनी है, 2300 किलोमीटर है आउटर कोर हमारी 2300 किलोमीटर। और जो हमारी इनर कोर है ये आप इसको फिल कर दें बेशक से, क्योंकि ये हमारी फुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि रॉक है, लोहा है, इसमें आयरन है हमारा। ये जमीन का सीना जो है ये 12 किलोमीटर क्या है, 1200 किलोमीटर आप इसको बोलेंगे इनर कोर। इस इनर कोर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास लोहा मौजूद है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। आउटर कोर हमारी लिक्विड फॉर्म में है। ओके हो गया। इसकी जो डेंसिटी है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसकी जो इनर कोर है। और जो आउटर कोर है ये हमारी 2300 किलोमीटर है और ये हमारी कैसे है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड शेप में है हमारी, ठीक है। जो हमारी आउटर कोर है वो लिक्विड शेप में है, जो हमारी इनर कोर है वो हमारी सॉलिड शेप में है। और जो हमारी आउटर कोर है ये स्पिन करती है, क्या करती है, स्पिन करती है, स्पिनिंग है ये। और इसी की वजह से हमारी मैग्नेटिक जो जमीन के अंदर सारी मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, वो इसी की वजह से है। मैग्नेटिक फोर्स हमारी लिक्विड शेप की वजह से, क्योंकि ये लिक्विड शेप है हमारी, ठीक है। क्या ये क्या करती है, स्पिन करती है क्या चीज, हमारी आउटर कोर। और इसका जो कितना है 2300 किलोमीटर है। इसी की वजह से हमारी एक मैग्नेटिक पावर जो है, जिसे आप मैग्नेटिस कहते हैं, ठीक है, मैग्नेटिसी पावर जो है वो इसी की वजह से जनरेट होती है। जितनी की जितनी इसके अंदर है क्या चीज, आयरन है और निकल है, बिल्कुल। आयरन को आप Fe कहेंगे प्लस Ni कहेंगे, निकल। आयरन और निकल की मिकदार जो है इसमें बहुत ज्यादा मौजूद है, जो हमारी आउटर कोर है। और जो हमारी इनर कोर है इसके अंदर हमारे पास आयरन है, आयरन, ठीक है, लोहा, ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ इसमें लोहा है हमारा, और जिसे आप Fe मेरा ख्याल है फेरस कहेंगे, ठीक हो गया। तो हमारी डेंसिटी जो है इसकी 13 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। यहाँ पे इनके बारे में तकरीबन यही हमारे क्वेश्चन बनते हैं जो हमने देखे हैं, ठीक है। ओके हो गया। ये हमारी थी जमीन की सारी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर था हमारा अर्थ का। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं रॉक्स को। हमारा टॉपिक है रॉक्स, बल्कि आप थक चुके होंगे अभी, तो ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रॉक्स से स्टार्ट करेंगे कि ये जो हमारा लावा है, ये मैग्नीशियम है, ये जो हमारी चट्टानें हैं, ठीक है, कैसे बनती हैं, मिनरल्स से कैसे बनती हैं, हम इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।